माइक ऑन हो गया? सब लोग को गुड आफ्टरनून। सर्वर बैलेंस बना के रखिएगा, ठीक है। आप लोग को हम पढ़ाए कहाँ तक थे? कहीं तक पढ़ाए होंगे। चाइना के बारे में बता रहे थे। चाइना की कमजोर नस क्या थी भाई? ताइवान। अब देखे हम वीडियो में बनाए थे यूट्यूब पर, मोदी जी भी बात सुन लिए चाइना के ये उसके ताइवान के दूतावास के लिए। अच्छी बात है, मोदी जी सब बात सुन ले तो क्या पूछना है। फिर हम भी एगो बात कहेंगे, हर 6 महीना में वैकेंसी निकालिए लड़कों के लिए धीरे धीरे सब बात सुन ले। आगे समझाते हैं आप लोग की। बाबू पीडीएफ की समस्या ना अभी भी सॉल्व नहीं हो पाई है। अब हम ऐसे कैसे बोले, सॉरी भी बोलने में भी शर्म लग रहा है। रीजन क्या है कि टेक्निकल चीज़ ऐसा होता है कि कब सही होगा समझ में नहीं आता है। अब ये पीडीएफ की समस्या कुछ लोग में आ रही है, कुछ लोग में नहीं आ रही है। मेन समस्या ये है, अगर सब में रहता है तो एक कॉमन समस्या होती है। आगे समझा देते हैं हम, तब तक आपको ऐसे दिमाग में तो याद ही रहेगा आप लोग को। वैसे भी तो नक्शा की चीज़ें दिमाग में बैठा के रखेंगे आप लोग। वियतनाम, मलेशिया सब बता दिए थे, फिलीपीन के बारे में बता दिए। सार्क में कितने देश थे बताइए फटाफट? सार्क में 8 देश थे। कौन कौन? मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। समझ में आया कि नहीं आ गया? और आसियान में कितने थे? 10। आसियान में थे 10 देश। तिमोर लिस्ट आसियान में आया नहीं था। तिमोर लिस्ट नहीं ना आया था। चलिए सर, हिस्ट्री का क्लास स्टार्ट कीजिए, बीपीएससी देना है। हाँ बाबू स्टार्ट कर देंगे। ज्योग्राफी आपको मंडे से स्टार्ट हो जाएगा। पामीर का पठार चाइना में है। पामीर का पठार चाइना में है बाबू। देखिए आपको पामीर के पठार के बारे में एक दिन शॉर्टकट में भी बताए थे, लेकिन जब आपको पठार पढ़ाएंगे ना एक चैप्टर, देखिए अभी आपको केवल लोकेशन देखना है। पठार अलग से पढ़ाएंगे, समुद्र अलग से पढ़ाएंगे, झील झरना कहाँ अलग से। तो अभी से सब बताएंगे तो कंफ्यूजन हो जाएंगे। ये हिमालय, ये कौन सा है? हिंदुकुश पर्वत, ये हिमालय पर्वत, ये कुल्लुनसान पर्वत, ये तीनों मिल जाते हैं ना, इसी को पामीर का पठार कहते हैं। पामीर नॉट के नाम से जानते हैं। ये क्या, क्यों इसे पामीर नॉट के नाम से जाना जाता है? पठार इसे, ये इसे दुनिया का छत कहा जाता है पामीर के पठार को, बहुत ज़्यादा हाइट की वजह से। देखिए ये जो चाइना का है, ये सिंजियांग प्रांत है, इसे तिर्किस्तान के नाम से जानते हैं। ये तिब्बत वाला एरिया है, कब्जा किया हुआ है। ये मंचूरिया का एरिया है, ये मरुस्थलीय एरिया है। ये हान चाइना है, यही ज़्यादा डेवलप है। चीन की राजधानी क्या है? चीन की राजधानी है बीजिंग। चीन का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? संघाई। हांगकांग को किससे ले लिया? ये ब्रिटेन से कब्जा में ले लिया 1997 में। मकाऊ को किससे लिया? ये तो पुर्तगाल से। तो ये तो लीगली है भैया, चलो तुम्हारा था तुमने ले लिया वहाँ पे, ये अलग बात है। हेनान द्वीप पर क्या है? चीन की नौसेना रहती है। यहां तक तो चीन के बारे में समझा दिए थे। चीन की नदियां भी समझा दिए थे, अगर आपको याद होगा तो आप बताइए। ये सबसे ऊपर वाली नदी हांगो नदी थी। कौन सी नदी? हांगो नदी। पीली नदी के नाम से जानते हैं हांगो नदी को। चीन का शोक किसे कहते हैं? हांगो नदी को। सौरो ऑफ चीन। जब भी किसी का सौरो या हांगो का शोक कहेगा तो इतना समझिएगा कि वो नदी बहुत ज्यादा मात्रा में बाढ़ लाती है, फ्लड की वजह से। बिहार का शोक कोसी नदी कहते हैं कि नहीं कहते हैं? अब उसी तरह यहाँ पे यांगटी सिकियांग नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है, चाइना की भी सबसे लंबी नदी है। यहाँ पर आपकी मेकांग नदी है, ये यहाँ से चली गई, इधर जाएगी ब्रह्मपुत्रा, सिंधु, सतलज ऐसे निकल जाती है। तो ये पानी के लिए भी बहुत बड़ा भंडार है चाइना। चाइना के बाद अब देखिए चाइना में और भी क्या चीज़ है जो क्वेश्चन पूछेगा। चाइना में दो मरुस्थल है। एक ये वाला मरुस्थल यानी रेगिस्तान है जिसका नाम है गोबी का मरुस्थल। तो गोबी के मरुस्थल में ठंड ज़्यादा पड़ता है क्योंकि ये धीरे धीरे पृथ्वी के कर्क रेखा से दूर जा रहा है। और यहाँ पर एक मरुस्थल है जिसका नाम है तकला मकान। क्या नाम है? तकला मकान। तकला मकान मरुस्थल कहाँ है? चाइना में है। ये एरिया है सिंजियांग में है तकला मकान। और हांग के ऊपर में ये वाले में क्या है आपका? गोबी मरुस्थल। तो ये गोबी का मरुस्थल। चीन में ये हान चाइना के लोग मंडारिन भाषा बोलते हैं। इसका मुख्य जनसंख्या यहीं रहता है, चाइना के इसी एरिया में रहता है। कुछ भी खा जाते हैं ऐसे चाइना वाले लोग। सर मटेरियल कहाँ से मिले? जहाँ आपको मिल रहा है वहाँ से ले सकते हैं भाई। पीडीएफ का हार्ड कॉपी निकालें सर, उसमें क्या क्या भरना है बता दीजिए। बता देंगे बाबू, अभी पहले समझा दे थोड़ा। एक और का एशिया खत्म कर देंगे ना, यहाँ पे देखिए इतना एशिया खत्म कर देंगे तो फिर आपको पीडीएफ खोल के एक दिन पूरा भरवा देंगे पीडीएफ में। आप देखिए यहाँ दिमाग में नक्शा आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? अगर हम अभी बोलेंगे श्रीलंका तो आप क्या मंचूरिया जाएंगे? नहीं जाएंगे। ये वाला एरिया क्या है? मंचूरिया है यहाँ पे। अब ये देश देखिए, एक मंगोलिया है। ये जो मंगोलिया है, आप नक्शा खोल के देखिए, क्या मंगोलिया की सीमा कजाकिस्तान से लगती है? अपने अपने नक्शा में बताएंगे लोग, क्या मंगोलिया की सीमा कजाकिस्तान से लगती है या नहीं? एटलस खोल के देखिए, अपने 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 बताइए यस या नो। मंगोलिया क्या कजाकिस्तान से टच करता है? टच करता है तो यस, नहीं करता है तो नो। टच करता है तो यस, नहीं करता है तो नो। यस नो में आंसर देंगे। एटलस खोल के देखिए, नो।
यस कौन बोल रहे हैं भाई? नहीं, यहां से क्यों देख के बता रहे हैं? आप अपने एटलस में देख के बताइए, यहां से देख के नहीं बताना, आप अपने एटलस में देख के बताएंगे तब। अपने एटलस में देख के बताइए, नहीं सटता है, यहां से यहां नहीं सटता है। देखिए ये कजाकिस्तान है और ये है आपका मंगोलिया। अगर हम आपसे कह दें इन दोनों में साइज में बड़ा कौन सा है, तो जेन्युइन है साइज में कजाकिस्तान बड़ा है। साइज में क्या बड़ा है? कजाकिस्तान बड़ा है। और दोनों में दो तीन खासियत है, दोनों में खासियत देखिए ध्यान से। ये जो कजाकिस्तान है ये भी मरुस्थल है, यहाँ पे भी बहुत ज्यादा स्टेपी मरुस्थल है। कजाकिस्तान में कौन सा मरुस्थल है? स्टेपी। और मंगोलिया में कौन सा मरुस्थल है? तो यहाँ पर है आपका गोबी मरुस्थल। मंगोलिया में तो गोबी मरुस्थल है। ये अलग से बताएंगे हम आपको। दोनों की एक कॉमन विशेषता, दोनों लैंडलॉक कंट्री है। लैंडलॉक कंट्री का मतलब क्या होता है कि जो चारों ओर से समुद्र से घिरा हो, मतलब जमीन से घिरा हो, समुद्र से नहीं। जैसे नेपाल भी तो लैंडलॉक था, भूटान भी लैंडलॉक है, इवन अफगानिस्तान लैंडलॉक है, ये सब के सब लैंडलॉक कंट्री है। तो क्वेश्चन आता है कि दुनिया का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री कौन है, विश्व का सबसे बड़ा भूमध्य देश कौन है? तो आंसर होना चाहिए कजाकिस्तान, और रियल में भी कजाकिस्तान है। लेकिन जब आप जाते हैं एग्जाम में तो आपको ऑप्शन बी लगाना पड़ता है, ऑप्शन बी पर लिखा रहता है मंगोलिया। तो ऐसा झूठ क्यों बोल रहा है? तो देखिए ध्यान से समझिए, जब कभी भी रियल आंसर एक नंबर वाला चीज आंसर में नहीं रहता है तो आपको क्या करना पड़ेगा? सेकंड ऑप्शन को क्या करना पड़ेगा? चुनना पड़ेगा। ऑप्शन में ही कजाकिस्तान नहीं रहता है तो मजबूरी में हमें दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री को सेलेक्ट करना पड़ता है। हालांकि सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री कजाकिस्तान है, दूसरा सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री मंगोलिया है। मंगोलिया एक बफर कंट्री है। देखिए नेपाल भी एक बफर कंट्री उसे कहा जाता है जो दो बड़े देशों के बीच में आ जाता है। जो दो बड़े देशों में आ जाता है तो छोटा देश को हम क्या कहते हैं? बफर कंट्री। समझा कि नहीं? आगे बढ़े। दो बफर कंट्री के बीच में आने वाला एक छोटा देश क्या कहलाता है? दो बड़े कंट्री के बीच में आने वाला छोटा देश बफर देश कहलाता है। ये बफर देश है। चाइना का इससे विवाद चलता है। भारत सरकार को भी यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, लेकिन हमारी इकोनॉमी थोड़ा सा कमजोर पड़ गई है। इस वजह से हमारे बहुत सारे विदेशी प्रोजेक्ट जो है वो थोड़ा सा शिथिल पड़ गया है। सब हमारी इकोनॉमी थोड़ा डूब ही रही थी कि कोरोना आके उसमें और खतरनाक काम कर दिया। कोरोना ने तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को लेकर डुबा दिया। इतना तो समझ में आ गया आप लोग को। आगे देखिए, मंगोलिया में भारत सरकार ने भी इन्वेस्टमेंट किया है, ऐसा नहीं कर सकते हैं कि नहीं किया है। गवर्नमेंट, मोदी जी तो हथियार की भी बात कर रहे हैं। मनमोहन सिंह की सरकार थी तो उस वक्त में यहाँ पर रिफाइनरी भी खोले गए थे। रिफाइनरी मतलब समझते हैं कि नहीं समझते हैं? मतलब जो पेट्रोलियम वगैरह को छानने के लिए होता है रिफाइनरी, उसको खोला गया था। तो ये हो गया आपका कौन सा जगह, कौन सा हो गया ये? मंगोलिया। तो भारत यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी करता है यहाँ पर, क्योंकि मंगोलिया का नस पकड़ के रखेंगे तो चाइना यहाँ से भी उलझा रहेगा। हम तो गवर्नमेंट को कहते हैं, मोदी जी को, कि कहना चाहिए कि हम आपको रिफाइनरी जो है वो फ्री में खोल के दे देंगे, लेकिन आप एक काम कीजिए, आप हमको ये वाला एरिया इसमें सेना का एक अड्डा बनाने के लिए दे दीजिए, सेना की छावनी के लिए। एक नंबर हो जाता कि हमको रिफाइनरी खोलने में क्या जाता है, ओएनजीसी को बोल देंगे रिफाइनरी खोल देगा। और यहाँ पर ना अगर एक सेना का अड्डा मिल जाएगा तो चाइना के लिए सबसे बड़ा दर्द हो जाएगा कि चाइना जो है इस एरिया में अपनी राजधानी को लेकर बड़ी चिंतित हो जाएगा कि उसकी राजधानी तक भारत की पहुंच हो गई। और इससे एक और फायदा होगा कि रूस से हमें हथियार खरीदना है तो भारत लाने की जरूरत ही नहीं है, खरीद के यहीं से यहीं डिलीवरी कर दो, यहाँ पर रूस दे भी देगा यहाँ पर। तो यहाँ से भारत सरकार को दुश्मन को चारों ओर से घेरना चाहिए। और मंगोलिया दे भी देंगे लोग, क्योंकि मंगोलिया से इनका अच्छा रिलेशन नहीं है। मंगोलिया बहुत ही गरीब देश है। एक काम कीजिए, आप इसके लिए आप यूनिवर्सिटीज में कोटा बना दीजिए कि आईआईटी हो गया, एम्स हो गया, इन सबों के लिए जितने भारत के अच्छे यूनिवर्सिटी हैं जो मंगोलिया में, उनके लिए हम 2% 4% सीट दे देंगे। क्या जा रहा है, सीट बढ़ा दीजिए ना यार। आपको घर से जाना है, एक टीचर जो है आईआईटी या एम्स का या हम ही हैं, 100 लड़का पढ़े या 1 लाख पढ़े, हमको क्या इफेक्ट पड़ता है? तो भारत सरकार को भी सोचना चाहिए, एम्स हो गया, आईआईटी हो गया, ताकि वो भी एडवांस हो और हमें दे सके। ऐसे तो नहीं देगा ना कोई देश जानबूझ के इतने बड़े से दुश्मनी क्यों लेगा। और सिक्योरिटी साइन कर लो भाई, तुम्हें जो कुछ होगा हम बचाएंगे। अब देख लो भूटान को हम लोग बचाते हैं कि नहीं बचाते हैं। और साक्ष्य भी है, डोकालाम के मुद्दा पे हम लोग भूटान के साथ खड़े थे और चाइना को मजबूर कर दिए थे पीछे हटने के लिए। हम लोगों को चाणक्य नीति के हिसाब से चलना चाहिए यहाँ पर। तो ये एग्रेशन जरूरी है। आप लोग क्या सोचते हैं, क्या हम पगला गए हैं? नहीं यार, हम पगलाए कहाँ हैं। हम इतना बताते हैं कि भारत को हिंदुस्तान के लोग, हिंदुस्तान की मीडिया, इवन हमारी गवर्नमेंट कोशिश ये करती है कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान है। भाई पाकिस्तान को आप छोड़ दो, आज 2030 तक देखो वो बर्बाद हो जाएगा।
क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी इतनी रद्द हो गई है और वहां पर धार्मिक लोगों का इतना वर्चस्व आ गया है जिसका कोई हद नहीं। जब कभी भी किसी देश की राजनीति में धर्म घुस जाता है ना, तो फिर वो देश आगे नहीं जाता। वहां धर्म घुस गया है, वहां पर अजब अजब कांड करता है। एगो तूफान आने वाला था कोई कराची के पास, तो एगो कह रहे थे कि वहाँ कोई वो है, मतलब धार्मिक चीज है, तूफान नहीं आएगा। अरे भैया, यहाँ पे कोरोना में कहाँ गए लोग? ये सब चीजों को नहीं देखना चाहिए। तो पाकिस्तान, हमारा मेन दुश्मन जो है ना, चाइना है। आज चाइना अगर पाकिस्तान का हाथ छोड़ देना तो पाकिस्तान भीख मांगने पे चला आएगा। लेकिन हम लोग को इस तरह से लगता है चाइना है, इसको घेर के रखिए, एकदम जरूरी है। मंगोलिया समझ में आ गया, मंगोलिया स्थलबद्ध है। मंगोलिया में कौन मरुस्थल होगा? वही गोबी का मरुस्थल होगा। चाइना मंगोलिया दोनों में जाता है गोबी का मरुस्थल। स्थलबद्ध देश है। इसकी राजधानी क्या है? उलान बटोट। मंगोलिया की राजधानी उलान बटोट। राजधानी सबका याद रहना चाहिए। आप लोग को समझ में आएगी नहीं? पॉलिटी का एडमिशन का क्या हुआ? वो सुतल रहता है लोग। एडमिशन सितंबर में का बैच रहेगा, अभी एडमिशन नहीं लेंगे। सेना के आने से रूस से रिश्ते खराब होंगे? कभी नहीं खराब होंगे भाई। हम अब बताओ भाई, अमेरिका की सेना अंडमान निकोबार के पास आई तो क्या सेना खराब हो गई? नहीं। हमारे और आपके बीच में तो मैत्री संबंध है ना, हम लोग मैत्री संबंध कर रहे हैं, हमारा आपसे रिलेशन है, अच्छा है, क्या लिए मैं खराब होगा? क्या रूस की सेना अफगानिस्तान में आई थी और अफगानिस्तान को 10 साल तक गुलाम बनाई थी? तो ये अफगानिस्तान 10 साल तक किसका गुलाम था? रूस का गुलाम था। अमेरिका भारत से कहते रह गया कि आप हमारी जहाजों को डिगो गार्सिया से एंट्री देने दीजिए। कहां पर हम हमला करेंगे? कहां पर? पाकिस्तान, अफगानिस्तान में। आपके यहां से पेट्रोल भरेंगे। भारत नहीं भरने दिया। पाकिस्तान क्या किया? अफगानिस्तान में उतारा और कहा कि भाई अमेरिका से कि आप हमारे यहां उतर जाइए कराची और यहां से पेट्रोल भरिए, अफगानिस्तान हमला कीजिए वहां पर। और ये साला पाकिस्तान दुनिया में कैसे कहता है कि हम मुसलमानों के मसीहा हैं? साले तुमने अब अमेरिका से, उससे अच्छा तो मसीहा भारत है कि हम अपनी सरजमीन का प्रयोग नहीं होने दिए अपने अफगानिस्तान पर, वहाँ पर। हाँ, ये बात अलग है कि वहाँ आतंकवादी ज़्यादा हैं, सब आतंकवादियों का ख़त्म करना। भाई आतंकवाद गलत है, चाहे किसी भी देश में है वो गलत है। यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए। कोई व्यक्ति आतंकवाद का समर्थन नहीं करता है, ये एकदम सरासर गलत है। लेकिन भारत की जो नीति रही है वो एकदम स्वच्छ नीति रही है। तो ये समझ में आ गया आप लोग को? तो रूस से इससे रिलेशन गड़बड़ नहीं होंगे, बल्कि और ये टेंशन में ये सारा चौपट हो जाएगा। और रूस कुछ भी हो जाएगा, भारत के खिलाफ नहीं जा सकता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? आगे बढ़े भाई। क्या क्या कमेंट कर रहा है ऐसे एक लाइन कोई? अरे बैकूफ कहीं का। यहाँ पे कोई बोलता है, कोई बताएगा ज्योग्राफी का एडमिशन कैसे होगा? चोट्टा कहीं का बोले हैं कल एडमिशन होगा, आज ही इसका पगला गया है। ब्लॉक कर देते हैं, रुक इसको। जा, कोई बताएगा एडमिशन कैसे होगा? पूछते रहो, तू ब्लॉक हो गया है। बोलता है ज्योग्राफी बैच शो नहीं हो रहा है। छोटा बोले हैं कल से होगा तो शो हो करेगा। इनके आज ज्योग्राफी बैच शो करने लगेगा। यहाँ पे सब खटिया पे सूतने वाला जब को समझ में नहीं आता है कि टॉर्चर करके रख देता है एक बैच कपड़ा। बोल रहे हैं कि अगले मंडे से क्लास स्टार्ट होगा, अभी से ये होगा। देखिए बहुत ध्यान से आगे देखें। ये तो हो गया मंगोलिया, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आगे मंगोलिया के बाद अब आगे देखते हैं लोग, ये वाला देश कौन सा है? ताइवान जो है, देखिए शुरुआत से समझिए। ताइवान 1949 के बाद यहाँ पर चीन में दो तरह की क्रांति हो गई। दो पार्टी थे, एक पार्टी का नाम था क्वेमेंटोंग पार्टी और एक पार्टी का नाम था आपका कम्युनिस्ट पार्टी। ये दोनों आपस में लड़ गए। कम्युनिस्ट पार्टी वालों ने क्वेमेंटोंग पार्टी को हरा दिया और क्वेमेंटोंग पार्टी वालों को यहां से भगा दिया। क्वेमेंटोंग पार्टी के जो लीडर थे उनका नाम था चियांग काई-शेक। चियांग काई-शेक ने पूरी सेना लेकर कहां चले गए? ताइवान चले गए। पूरी की पूरी बड़ी भारी भरकम फौज लेके अपनी ताइवान चले गए और ये कहने लगे कि हम यहाँ से फिर एक समय आएगा जब इस पर हमला करेंगे और पूरी तरह से चाइना को अपने कब्जा में लेंगे। यो ससुरे लोले थे वहाँ पे स्कूटर हो के ट्रक को खींचेंगे यहाँ पर। समझा? अब ये हो गया। अब यहाँ देखिए ध्यान से, चाइना का जो कम्युनिस्ट पार्टी था ये धीरे धीरे पावरफुल होता गया और कह दिया कि भैया तुम वापस हमारे में मिलो। तो इनको भी समझ में नहीं आता, अपने को स्वतंत्र देश घोषित कर देना चाहिए था। अब जाके इनको समझ में आया। तो फिलहाल तो ये स्वतंत्र देश ही है। इसकी राजधानी ताइपे है। यहाँ पर ताइवान बहुत डेवलप है। दुनिया में सबसे ज़्यादा मोबाइल फ़ोन यहीं की कंपनियाँ बना देती हैं। पाट पुर्जा यहाँ पर भारत जितने सामान चाइना से लेता है ना, उतना ही सामान सेम रेट पर ताइवान दे सकता है। लेकिन हम लोग चाइना के दबाव में आके ताइवान से व्यापार नहीं करते थे। अभी धीरे धीरे सरकार समझी है यहाँ पर। तो
ताइवान हो गया। ताइवान के बारे में एक अलग से पूरा डिटेल और ताइवान और थाईलैंड का एक डिटेल वीडियो यूट्यूब पर भी है, आप वहां भी सर्च कर सकते हैं, अबाउट ताइवान बाई खान सर बता देगा वहां पर पूरा डिटेल से, आधा घंटा का वीडियो है। तो ये ताइवान हो गया, यहाँ पर समझ में आ गया कि नहीं आ गया। एक्चुअली यूट्यूब पे क्या होता है कि करंट इशू भी जो रहते हैं आदमी उसको भी जोड़ जोड़ के उस पर बता देता है। तो ये हो गया आपका ताइवान। ताइवान जो है वो एक स्वतंत्र देश है, चीन कहता है कि मेरा हिस्सा है, और चीन एक पॉलिसी को फॉलो करता है, वन चाइना पॉलिसी। तो लोगों को लगता है वन चाइना पॉलिसी का मतलब होता है कि चीन में एक ही बच्चे हो सकते हैं, गलत है। वन चाइना पॉलिसी का मतलब होता है कि ये चाइना, इसे कहते हैं पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, और इस ताइवान को कहते हैं रिपब्लिक ऑफ चाइना। यानी पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और रिपब्लिक ऑफ चाइना दोनों एक ही है, इसको कहा जाता है वन चाइना पॉलिसी। तो भारत भी वन चाइना पॉलिसी पे साइन किए हुए है, जबकि भारत को इस पॉलिसी पर पुनर्विचार करना चाहिए, और कोई पुनर्विचार की जरूरत नहीं है। चुपचाप मोदी जी को संसद में एक संशोधन प्रस्तुत करना चाहिए कि भारत का जिस जिस देशों के साथ सीमा विवाद है, हम उनसे जितने भी किए गए संधि है उसे पुनर्विचार करेंगे। काम खत्म, पूरा काम खत्म हो गया। यहाँ पर समझ में आएगी नहीं आ गया? आगे बढ़े। मैप का पीडीएफ इंग्लिश में मिलेगा? नहीं मिलेगा भाई। दीपक कुमार जी एनटीपीसी का डेट बढ़ा दीजिए। बढ़ा देंगे। मिशन 1K0 सर, आपका वीडियो मेरे अंकल भी देखते हैं, वो क्या लिए देखते हैं भाई। चलिए देखिए, अब आगे बढ़े। धीरे धीरे आपको एशिया समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एशिया समझ में, घमासान देखिए सबसे जुड़ा हुआ है सब। हम लोग को भाई देखिए, हम जितने पावरफुल रहेंगे ना, हमें हमला नहीं करना है, लेकिन कम से कम बचे तो रहेंगे। हमारे हिसाब से यहाँ पर ले लेंगे अगर जिस दिन हम अड्डा ना, चीन पगला जाएगा, क्योंकि यहाँ से 1 घंटा लगेगा बीजिंग पहुँचने में। आओ साले, तू नहीं तुम थोड़ा बताते हैं हम यहाँ पे, और वहाँ रास्ता एकदम सीधा है, कोई दिक्कत नहीं, मरुस्थल है, मिसाइल मारो यहाँ से वहाँ जाएगा, ब्रह्मोस मिसाइल सीधे उड़ा दो यहाँ पे। आगे देखिए, यहाँ एक देश है जिसका नाम है कोरिया। ये देश है कोरिया। कोरिया एक अकेला देश था। कोरिया क्या था? एक अकेला देश था। लेकिन शीत युद्ध में कोरिया में 2 विचारधारा फैल गई। एक रूस के साथ रहना चाहता था, एक अमेरिका के साथ रहना चाहता था, जिस वजह से कोरिया का विभाजन हो गया। कोरिया का क्या हो गया? विभाजन हो गया। कोरिया का जब विभाजन हुआ इसमें, तो ये कोरिया 2 भागों में बट गया। कोरिया कितने भागों में बट गया? 2 भाग में। नीचे वाला हो गया साउथ कोरिया और ऊपर वाला हो गया नॉर्थ कोरिया। साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया 2 तरह के क्या हो गए सब? कोरिया हो गए सब। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया जो है आज भी रूस और चीन के साथ है। नॉर्थ कोरिया किसके साथ है? चीन के साथ है। और साउथ कोरिया जो है वो अमेरिका के साथ है, यूएसए के साथ है। नॉर्थ कोरिया में है किम जोंग पगला, वो कब क्या बोलता है कोई ठीक नहीं। एक बार परमाणु परीक्षण करने जा रहा था, तो अमेरिका ने कहा तुम परमाणु परीक्षण नहीं करोगे, तुम पे प्रतिबंध लगा देंगे। तो सोच रहा 3 गो परमाणु बम फोड़ दिया, कहा कि हम तो 1 गो फोड़ने वाले थे, अमेरिका मना किया था ना फोड़ने के लिए, इसलिए 3 गो फोड़ दिए। अरे भाई साहब ऐसा खतरनाक है यहाँ पर। उसके नीचे वाला है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया बहुत डेवलप है, इसे यहीं की है सैमसंग कंपनी। सैमसंग कंपनी एक्चुअली में वो एक रियल इस्टेट की कंपनी है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, सड़क, हाईवे, पुल, ब्रिज कंस्ट्रक्शन करती है। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा सैमसंग ने बनाया है। सैमसंग ने जितना चीज़ों का उसका बिजनेस, उसका केवल 2% बिजनेस सैमसंग मोबाइल फ़ोन से आता है। तो आप लोग को लगता है कि सैमसंग मोबाइल फ़ोन है, भाई प्राइवेट बैंक दुनिया में बहुत बड़ी है सैमसंग बैंक, वहाँ पे इसके केवल 2% है मोबाइल। तो मोबाइल जो है ना हाथी के उसी दांत की तरह है, जो दिखते सबको है लेकिन उससे वो खाना नहीं खाता है। तो सैमसंग का जो मोबाइल का बिजनेस है ये दिखता सबको है, लेकिन उससे उसको प्रॉफिट वगैरह उतना ध्यान नहीं देता है। सैमसंग बहुत बड़ी कंपनी है, साउथ कोरिया की है। साउथ कोरिया डेवलप है। साउथ कोरिया अमेरिका के साथ है, लेकिन साउथ कोरिया अमीर है, परमाणु बम नहीं है। उसके बाद गरीब है और परमाणु बम है। उत्तरी कोरिया के तानाशाही का तो एक से एक नतीजा देखते होंगे, उसके बारे में तो पूछिए मत, तानाशाही इतना खतरनाक है। तो कोरिया जो था वो कितने देशों में था? एक ही देश था। उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया अलग अलग नहीं थे, लेकिन शीत युद्ध में एक अमेरिका के फेवर में गया, एक रूस और चाइना के फेवर में आया, जिसलिए 2 भाग में बट गया। उत्तरी कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है। प्योंगयांग में अमीर लोग ही बस सकते हैं, गरीब लोग को वहां रहने का अलाउ नहीं है। इतना खतरनाक वहां का नियम है उत्तरी कोरिया का। दक्षिणी कोरिया की राजधानी सियोल है, बहुत ही डेवलप एरिया है सियोल। वहाँ पर लड़ाई झगड़ा जो नहीं करेगा वो डेवलप रहेगा। अब वो उत्तरी कोरिया जब न तब हम धमकी देता है कि हम परमाणु बम मार देंगे, और उससे कोई उलझता नहीं है। जानते हैं क्यों? क्या कहता है पगला? देखिए, उत्तरी कोरिया कहता है कि हम अमेरिका अब यूरोप को नहीं जानते हैं। यह है नीचे वाला दक्षिणी कोरिया, यह है जापान। अगर हमारे पे कोई भी हमला करेगा
कोई भी हमला करेगा हम इन्हीं दोनों को मारेंगे। तो ये दोनों सबको समझाते हैं, सिरे तू झगड़ा मत करना, हमरा मार देगा यहाँ पे। अब बताइए इस पगला को कहता है, अमेरिका को कहता है कि तुम आओ, बिंदास आओ, हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम पता है कि तुम बहुत पावरफुल हो, हमको हमारे पे हमला होगा, हम सीधे दक्षिणी कोरिया और जापान को मार डालेंगे। हद ये है कि अगर कोई दक्षिणी कोरिया का मूवी या कोई गाना उत्तरी कोरिया का आदमी सुन लेगा तो उसको गोली मार दिया जाता है। तो गाना का सुन रहा था दक्षिणी कोरिया करे, ये खतरनाक नियम है उत्तरी कोरिया का। अमेरिका ने सोचा कि वहां के लोगों को बगावत करा देंगे, जिस तरह सऊदी अरब में बगावत करा देगा, इराक में करा दिया कि हमारे यहाँ लोकतंत्र रहेगा, चुनाव नहीं होगा। तो अमेरिका ने कहा कि उत्तरी कोरिया में लोकतंत्र अच्छी व्यवस्था रहती है। तो उत्तरी कोरिया वाला कहा कि अच्छा, मतलब तू नया रणनीति लगा रहा है। कह रहा है कि अगले महीने चुनाव होगा रे, चुनाव में 100% वोट पाया, सीधे बोल दिया, तो जहां से हमको वोट कम रहेगा पूरा गाँव कटवा देंगे। पगला सोचे यार, 100% वोट पाया, वहां पे अमेरिका चुपे हो गए। कहा कि लो हम तानाशाह थोड़े हैं, तुमको ट्रंप को कितना वोटे मिला होगा, हमको देखो 100% वोट मिला, पूरा ईवीएम हैक। उत्तरी कोरिया का कहना नहीं, पागल है पूरा उत्तरी कोरिया। कोरियाई प्रायद्वीप पर 2 देश, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। अशोक कुमार जी, पीडीएफ में प्रॉब्लम है, ठीक है भाई, पॉलिटी के पीडीएफ में एक पीडीएफ में प्रॉब्लम होगा, इकोनॉमिक्स का क्लास चालू हो जाएगा, लोल बता नहीं देंगे तुमको, जब चालू होगा बता देंगे बाबू। जो क्लास चालू होगा सबको बता देंगे। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? देखिए ध्यान से, ये वाला देश कौन, ये वाला कौन सा है भाई? मंगोलिया है। ये कौन सा है? मंगोलिया है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है ये मंगोलिया में? चीन में देखिए, ये वाला चीन, ये वाला कौन सा है? हाँ, ये सिंजियांग है। चीन का ये वाला राज्य सिंजियांग है। ये वाला राज्य तिब्बत है। ये वाला हान चाइना है, ये हान चाइना। ये वाला कौन सा आपका? मंचूरिया है। और इसको चीन के लोग इनर मंगोलिया कहते हैं। ये उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया, नक्शा में बस याद रखेंगे, उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया दोनों मिला देंगे तो एक पेनिनसुला बनते हैं, प्रायद्वीप, यानी 3 ओर से समुद्र से घिरे हैं। कोरियाई प्रायद्वीप पर 2 देश हैं सब, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। सबसे इस साइड में आपको मिलेगा जापान। इस साइड में कौन सा जगह मिलेगा? जापान। ये है आपका जापान, सबसे एकदम पूरब में होगा। और आपको पता है कि सूरज कहाँ से निकलता है? पूरब डायरेक्शन से निकलता है। तो सूर्य की किरणें सबसे पहले किस देश पे पड़ती हैं? ऐसे जनरली जापान पर पड़ती हैं। इसलिए जापान को हम लोग उगते सूरज का देश कहते हैं, एकदम पूरब में आता है। उगते सूरज का देश कहते हैं, एकदम किधर आता है? पूरब में आता है। जापान बहुत ही डेवलप कंट्री है। यहाँ पर टेक्नोलॉजी का तो पूछिए मत, इतना टेक्नोलॉजी है कि आप कल्पना नहीं कर सकते जापान में। जापान में आप यहाँ देखिए, 3900 आइलैंड है सब। कितने आइलैंड है सब? 3900 आइलैंड है सब, छोटे छोटे द्वीप है सब। जापान की कुछ नालियां ऐसी हैं जिसपे आप चेहरा देख सकते हैं अपना। भारत की नाली लगता है मोबिल डाला हुआ है उसमें, जला हुआ, समझा? तो जापान बहुत ही डेवलपमेंट कंट्री रहता है यहाँ पे। जापान में 3900 द्वीप है सब। जापान में कितने द्वीप है सब? 3900 द्वीप है सब। और उसके पास पंचुअलिटी वगैरह सब चीज़ ज़्यादा है सब यहाँ पर। आगे देखिए, वो एक आदमी कह रहे हैं कि सर 38 डिग्री समानांतर रेखा क्या होता है? अभी आप नक्शा पढ़िए, अभी सब कुछ नहीं पढ़ सकते। आपको जब बताएंगे जीरो लाइन भारत बांग्लादेश को अलग करता है, मैकमोहन किसको अलग करता है, अभी ये सब पढ़िएगा ना तो फिर वही ट्रेडिशन हो जाएगा। पहले दिमाग में एक बार बैठा लीजिए ना, जब दिमाग में बैठा लेंगे तो सब बता देंगे आगे। 3900 द्वीप में सबसे बड़ा द्वीप है होन्शु द्वीप। कौन सा द्वीप है? होन्शु द्वीप है। 3900 द्वीप में सबसे बड़ा द्वीप का नाम क्या है? होन्शु द्वीप है। होन्शु द्वीप जो है वो किस लिए फेमस है? तो पेट्रोलियम के लिए फेमस है। किसके लिए? पेट्रोलियम के लिए फेमस है। जापान का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? होन्शु आइलैंड। होन्शु आइलैंड का सबसे किस लिए फेमस है? तो पेट्रोलियम, ये पूछा हुआ है। जापान की राजधानी टोक्यो किस पर है? होन्शु आइलैंड पर है। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। किस पर है? होन्शु आइलैंड पर। जापान का सबसे सुंदर शहर किसे कहा जाता है? क्वेटो को कहा जाता है। किसे? क्वेटो को। किस पर है? होन्शु आइलैंड पर है, क्वेटो को। क्वेटो। जापान का नागोया शहर है, नागोया। नागोया, नागोया किस लिए है? नोगोर्ना नहीं कर रहे, नोगोर्ना काराबाग तो यहाँ पर है, अजरबैजान आर्मेनिया का। नागोया ये मोटर वाहन के लिए है। ओसाका, यहाँ का ओसाका, जापान का ओसाका। कितने लोग बता सकते हैं ओसाका किस लिए फेमस है? जापान का ओसाका किस लिए फेमस है? जापान का ओसाका बताइए, आंसर दीजिए, किस लिए फेमस है?
सर रेलवे का रजिस्ट्रेशन ओपन कर दीजिए। ओपन कर देंगे बाबू, ठीक है, आप कमेंट मत कीजिएगा। विकास कुमार, अब बताइए। मैनचेस्टर के लिए, चलिए आपका आंसर रटा हुआ है, ठीक है मानते हैं। टेक्सटाइल के लिए रमेश कुमार जी सही है। देखिए भाई ध्यान से समझिए, लंदन में, इंग्लैंड में एक जगह है जिस जगह का नाम है मैनचेस्टर। इंग्लैंड का जगह मैनचेस्टर में सबसे ज़्यादा कपड़ा उद्योग होता है। वहाँ पे दिन पूरा मैनचेस्टर में कपड़े का कारखाने हैं, जहाँ देखिए कपड़ा का कारखाना होता है। कपड़ा उद्योग को टेक्सटाइल कहते हैं इंग्लिश में। कपड़ा का कारखाना वहाँ बहुत ज़्यादा है। इसीलिए दुनिया का और कोई भी जगह जहाँ पर ज़्यादा मात्रा में कपड़ा उद्योग होता है उसे उस जगह का मैनचेस्टर कहा जाता है। उस जगह का क्या कहा जाता है? मैनचेस्टर कहा जाता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। यानी मैनचेस्टर ओरिजिनली अगर कहीं है तो वो इंग्लैंड में है, लेकिन और कोई जगह जो मैनचेस्टर जैसे कपड़ा उद्योग ज़्यादा मात्रा में होते हैं उसे उस जगह का हम क्या कहते हैं? मैनचेस्टर कहते हैं। जैसे आपको मानते हैं गंगा नदी को बात करते हैं, तो गंगा नदी क्यों फेमस है? पानी के लिए फेमस है ना भाई। गंगा से तो ज़्यादा प्राणी ब्रह्मपुत्र में रहता है, उससे ज़्यादा अमेजोन में है, नील नदी में। गंगा मुख्य रूप से अपनी पवित्रता के लिए जानी जाती है, उसके साथ धार्मिक आस्था लगी है। गंगा के साथ गंगा जी ना लगाओ तो लगता है जैसे कोई अधूरा नाम है कि नहीं? गंगा किस लिए प्रसिद्ध है भाई? तो गंगा जी पवित्रता के लिए प्रसिद्ध है। इसी तरह से इटली में एक नदी है जिसका नाम है पो नदी। पो तो कहा जाता है इटली की गंगा, तो इटली में भी उसे पवित्र माना जाता है, इसलिए उसे इटली की गंगा कहते हैं। किसी को कोई दिक्कत है? तो मैनचेस्टर ओरिजिनली इंग्लैंड में है, वो कपड़ा उद्योग यानी टेक्सटाइल के लिए प्रसिद्ध था। इसलिए दुनिया का और कोई जगह जहां कपड़ा उद्योग ज़्यादा होता है उसे उस जगह का मैनचेस्टर कहते हैं। ओरिजिनल मैनचेस्टर नहीं, उस जगह का मैनचेस्टर। तो जापान में सबसे ज़्यादा कपड़े की कारखाने जो हैं कहीं, वो कहाँ पर है? ओसाका में है। इसलिए जापान का मैनचेस्टर किसे कहेंगे? ओसाका को कहेंगे। चाइना में सबसे ज़्यादा अगर कहीं पे, कहाँ गया मार्कर? चाइना में अगर कहीं सबसे ज़्यादा कपड़ा उद्योग है तो वो है आपका शंघाई में। तो चीन का मैनचेस्टर किसे कहेंगे? शंघाई को। जापान का मैनचेस्टर ओसाका को। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। समझ में आया कि नहीं आएगा? अब इसमें दो क्वेश्चन फंस जाएंगे। पूरी एशिया में कहाँ पे सबसे ज़्यादा कपड़ा उद्योग है? तो चाइना के लोग के पास सबसे ज़्यादा कपड़ा उद्योग है। तो पूरी एशिया का मैनचेस्टर शंघाई को कहते हैं, और चाइना का भी मैनचेस्टर शंघाई को कहते हैं। समझ में आएगी नहीं? जापान का मैनचेस्टर ओसाका को कहते हैं। लेकिन क्वेश्चन एक बार पूछा था एसएससी ने कि पूरब का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? मतलब वैसा कपड़ा उद्योग वाला शहर जो सबसे पूरब में स्थित है। तो पूरब का मैनचेस्टर आप ओसाका को कहेंगे, मतलब शंघाई को कहेंगे या ओसाका को? बोलिए। पूरब का मैनचेस्टर आंसर देंगे। पूरब का मैनचेस्टर आंसर दीजिए। आंसर दीजिए। पूरब का मैनचेस्टर। अरे भाई हिरोशिमा नागासाकी में बता देंगे बाबू, अभी पहले आने दो ना। ओसाका, वेरी गुड भैया। एशिया का मैनचेस्टर हम किसको कहेंगे? शंघाई को कहेंगे। एशिया का मैनचेस्टर शंघाई, एशिया का मैनचेस्टर शंघाई। लेकिन पूरब का मैनचेस्टर ओसाका। पूरब का मैनचेस्टर ओसाका। नागोया किस लिए? मोटर वाहन के लिए। क्वेटो सांस्कृतिक राजधानी है। जैसे भारत में संस्कृति के लिए प्रसिद्ध जगह कौन सा है? बनारस। बनारस बहुत प्रसिद्ध जगह है संस्कृति के लिए, वहाँ पे काशी विश्वनाथ। आगे बढ़े। टोक्यो क्या है? राजधानी है। टोक्यो राजधानी है। जापान के बारे में अभी इतना तो समझे ना। कितने लोग बता सकते हैं जापान का सबसे बड़ा द्वीप? जापान का सबसे बड़ा द्वीप फटाफट बोलिए। जापान का सबसे बड़ा द्वीप आंसर दीजिए। ओसाका नहीं भाई, जापान का सबसे बड़ा द्वीप होन्शु। वेरी गुड। जापान का सबसे बड़ा द्वीप होन्शु। जापान का सबसे बड़ा द्वीप बताइए। होन्शु द्वीप। किस लिए प्रसिद्ध है होन्शु द्वीप? होन्शु द्वीप किस लिए प्रसिद्ध है? आंसर देंगे लोग। होन्शु द्वीप किस लिए प्रसिद्ध है? पेट्रोलियम के लिए। वेरी गुड। होन्शु द्वीप प्रसिद्ध है पेट्रोलियम के लिए।
होन्सू द्वीप किस लिए प्रसिद्ध है? पेट्रोलियम के लिए। आगे देखिए, ये अब जापान का एक अलग से नक्शा आपको दिखा देते हैं, इसमें जरा क्लियरिटी ज़्यादा समझ में आएगी। देखिए, ये जापान है, ये बड़ा वाला जो आइलैंड है ना, ये बड़े वाले आइलैंड का नाम क्या है? होन्सू आइलैंड। कौन सा है? होन्सू द्वीप। ये सबसे बड़ा आइलैंड है। इसके बाद आपका दूसरा सबसे बड़ा है होकाइडो। कौन सा नाम है इसका? होकाइडो। ध्यान से देखिएगा, ये ऊपर वाला होकाइडो है और ये नीचे वाला होन्सू है। जापान की राजधानी टोक्यो होन्सू पर है। जापान का शहर सुजुकी, जहाँ पे सुजुकी गाड़ी बनती है, वो भी यहीं पर है। जापान का शहर कावासाकी, जिसकी मोटरसाइकिल आती है, वो भी यहीं पर है। जापान में ये ऊपर द्वीप है जिसका नाम है होकाइडो। क्या नाम है? होकाइडो। आप अपने जापान के नक्शा में देखिए, सबसे ऊपर वाला आइलैंड होकाइडो होगा। एटलस खोलिए और जापान का सबसे ऊपरी आइलैंड देखिए, होकाइडो। जापान का सबसे ऊपरी सा देखिए, होकाइडो। नागासाकी दिखा देंगे बबुआ। मैनचेस्टर के लिए नहीं, द्वीप जो है वो पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। मैनचेस्टर के लिए ओसाका है। बकलोलवा को पूछें किस लिए प्रसिद्ध है, तो पेट्रोल टंकी का फोटो लगा के भेज रहा है। अभिजीत राजपुरोहित। अभिजीत राजपुरोहित, सर मैं 11th में हूँ, यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। आप 11th में हो बाबू, आप ये सपना छोड़ दो कि हम किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। आप बस ये देखो, हमें नॉलेज चाहिए, हमें नॉलेज में कोई नहीं हराना चाहिए। आप ये सपना मत देखो कि हमें यूपीएससी करना है या ये करना है, फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगा। यूपीएससी करना है तो दिमाग में ये बैठा के रखो कि भाई हमें नॉलेज बहुत ज़्यादा चाहिए। जापान को देखो तो एक सरसरी नज़र से देखो। जापान का सबसे ऊपर होकाइडो, सबसे ऊपर होकाइडो, नीचे में होन्सू। क्या होकाइडो और होन्सू आपस में जुड़े हुए हैं? नहीं जुड़े हुए हैं। होकाइडो और होन्सू के बीच में समुंदर है, उस समुंदर है। होकाइडो और होन्सू के बीच में क्या है? समुंदर है। कितने लोग बता सकते हैं उस समुंदर के पतले रास्ता का नाम क्या है? आप अपने एटलस में देख के बताइएगा, उस पतले रास्ता का नाम क्या है? उस जल संधि का नाम क्या है? जल संधि मतलब होता है समुद्र के बीच का पतला रास्ता, जल संधि। आंसर दीजिए, उस जल संधि का नाम बताइए जो होन्सू और होकाइडो को अलग करती है। होकाइडो आइलैंड और होन्सू को अलग करने वाली पतली रास्ता जल संधि का नाम बताइए, जल्दी नक्शा में देख के। वेरी गुड, सुगारू जल संधि। वेरी गुड, टी से लिखा होगा सुगारू, जापानी भाषा है सुगारू। जापान में टी का कोई मतलब नहीं होता, सुनामी लिखता है इसे। जापान भाषा में टी का मतलब कुछ नहीं होता है। तो ये कौन सी जल संधि है? सुगारू जल संधि। कौन सी जल संधि? सुगारू जल संधि। क्वेश्चन पूछा हुआ है बाबू सुगारू जल संधि में, और जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे उन्हीं से सुनिए, यूपीएससी का क्वेश्चन है। वह कौन सी ऐसी जल संधि है जिसके अंदर से बुलेट ट्रेन जाती है? भाई साहब, समुंदरवा के अंदरवा से बुलेट ट्रेन लेके चल जाता है। यानी बुलेट ट्रेन ले गया ना यहाँ से, तो समुंदरवा के अंदर से लेके बुलेट ट्रेन चल गया। सोचिए, ऊपर से ब्रिज बना के नहीं, समुंदरवा के अंदर से बुलेट ट्रेन लेके चला गया जापान। कौन सी जल संधि से? सुगारू जल संधि से। जल संधि का नाम बोलिए, सुगारू जल संधि। सुगारू जल संधि, बुलेट ट्रेन उसको कहाँ से लेके चला गया? समुंदर के अंदर से लेके चला गया। देखिए इसको, समुंदर के अंदर ये जाती है बुलेट ट्रेन। बाहर से पूरा शीशा लगाया हुआ है और अंदर बुलेट ट्रेन लेके चला गया। इतना भयानक है। देखिए, ऐसे समुंदर है ना, एक शीशे का इस तरह से दीवार लगा दिया है। ये दीवार ऐसे शीशे का है, ये दिख रहा होगा आपको। ये इसके अंदर देखिए, ये बुलेट ट्रेन लेके चला गया। समुंदर, मछली देखती होंगी सब, किसी जो कौन चीज जा रहा है इतना खतरनाक। सोचिए जापान कितना डेवलप है। वही जापान हमारे भारत में अहमदाबाद के बीच में ट्रेन बिछाएगा, बुलेट ट्रेन को बिछाएगा। समझ में आया कि नहीं? गया भारत में बुलेट ट्रेन का होना जरूरी है, लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा जरूरी है जितना पैसा बुलेट ट्रेन में मोदी जी लगा रहे हैं। अच्छी बात है, देश में बुलेट ट्रेन रहना चाहिए, हमारे देश के लिए गर्व की बात है। लेकिन मोदी जी, आप उस पैसे को, बुलेट ट्रेन को 10 साल अगर लेट भी कर दीजिएगा ना, तो बस यही कहा जाएगा कि हाँ भारत में बुलेट ट्रेन लेट से आई है। लेकिन देश को जरूरत क्या है कि जो ट्रेनें आपकी चल रही हैं ना इंडियन रेलवे की, आप मेहरबानी करके उन्हें टाइम से कर दीजिए।
टाइम से नहीं कीजिए, कम से कम इतना कीजिए कि भाई मैक्सिमम कोई भी ट्रेन 1 घंटे से ज़्यादा लेट नहीं होनी चाहिए। आप इस पे इन्वेस्टमेंट करिए, देश का जनता पैर धो के पिएगा आपका। क्योंकि कोई प्रधानमंत्री, चाहे नेहरू से लेके आप इवन नरेंद्र मोदी, आपसे भी कहते हैं, कोई ने ये नहीं सोचा कि एक आदमी, एक बच्चे का, हम आपको बताते हैं इंडियन रेलवे की हकीकत, आप बताएंगे। देखिए, अगर किसी लड़के का शाम में कोई एग्ज़ाम है, शाम को 4 बजे एग्ज़ाम है, शाम को 4 बजे दिल्ली में, सपोज कीजिए शाम 4 बजे उसके बैंकिंग का एग्जाम है दिल्ली में, और वो पटना से ट्रेन पकड़ता है या गुजरात से ट्रेन पकड़ता है, मध्य प्रदेश से कहीं से ट्रेन पकड़ता है, और वो ट्रेन कहती है कि हम आपको सुबह 8 बजे AM में हम दिल्ली छोड़ देंगे, सुबह 8 बजे दिल्ली छोड़ देंगे। यकीन मानिए कोई लड़का इस ट्रेन को नहीं पकड़ेगा, क्योंकि उसको पता है कि साला 8 बजे बोल रहा है सुबह में, ये रात में 8 बजे भी पहुंचा देगा, कंफर्म नहीं है। सोचो यार, हम लोग अपने ट्रेन पे भरोसा नहीं करते, एक दिन पहले जाते हैं लोग, और कोई नहीं जाएगा, और चले जाओगे तो एग्जाम छोड़वा देगा ये ट्रेन आपको। दिल्ली से पहले गाजियाबाद में 6 घंटा रोक देता है, ये हाल हो गया। तो रियल में हमारे देश में जिनको पैसा है वो ट्रेन से, बुलेट छोड़िए ना, बुलेट जहाज से चला जाएगा जिनके पास, क्योंकि दोनों का किराया सेम आने वाला है। जितना बुलेट ट्रेन का आएगा उतना ही हवाई जहाज का रहता है, कम नहीं आएगा, महंगे हैं दोनों में, लेकिन ज़्यादा ध्यान इस पे देना चाहिए। हाँ, बुलेट ट्रेन आ रही है, अच्छी बात है, देश के लिए गर्व की बात है, लेकिन एक होता है गर्व की बात है और एक होता है कि हमारी ज़रूरत क्या है। तो मुख्य ज़रूरत ये है, वरना बुलेट ट्रेन आप देखेंगे तो लालू जी के समय से ही इसका प्रस्ताव है, 2005 से प्रस्ताव है इसका बुलेट ट्रेन का, और 2020 आ गया, और 25 तक तो आने वाली नहीं है ये यहाँ पर। तो ट्रेनों पर भी ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो कौन सी जल संधि है जहाँ से आपकी बुलेट ट्रेन जमी आती है? सुगारू जल संधि। कौन सी जल संधि? सुगारू जल संधि। समझ में आ गया? मेरे एटलस में शशिकांत कुमार कर सर, मेरे एटलसवा में सुगारू जल संधि देवे नहीं किया है। अरे भाई खोजिए, उसमें दिया होगा। सर टाइम से पहले चलने लगी है ट्रेन। ले भाई साहब, ये कोनो नेता होता पढ़ रहा है का? टाइम से पहले चलने लगी है ट्रेन। भैया लॉकडाउन में कौन ट्रेन में चल रही है? लॉकडाउन में तो ट्रेन भुला गई थी एगो। कौन ट्रेन भुला गई थी? उसको दिल्ली जाना था, उड़ीसा चल गई थी। एक से एक पगला था, तो उसको घुमा रहा था पूरा इंडिया। भाई अभी की नई स्थिति है। ये हो गया आपका होकाइडो द्वीप, ये हो गया होन्शु द्वीप। होकाइडो द्वीप और होन्शु द्वीप, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। नीचे वाला जो द्वीप है इसका नाम है क्यूशु द्वीप। क्या नाम है इसका? क्यूशु द्वीप। इसी के पास आपका नागासाकी है। कहाँ पर है? नागासाकी। और यहाँ पे शिक्योकु द्वीप के पास यहाँ पर है आपका हिरोशिमा। तो नीचे में नागासाकी और हिरोशिमा है। क्या है? नागासाकी और हिरोशिमा। नागासाकी और हिरोशिमा पर बम गिराया गया था। क्या गिराया गया? बम गिराया गया। देखिए ध्यान से आगे। 6 अगस्त 1945, 6 अगस्त 1945 को कहाँ गिराया गया? हिरोशिमा में। नाम क्या था? लिटिल बॉय। नाम क्या था? लिटिल बॉय। बना किसका था? यूरेनियम का। हर चीज पूछता है, याद रखना भाई, लिटिल। उसके बाद 9 अगस्त को गिरा दिया गया। 9 अगस्त को गिराया गया कहाँ पर? नागासाकी में। नागासाकी में। नाम क्या था इसका? फैट मैन। बना किस चीज का था? तो ये बना था प्लूटोनियम का। किसका? प्लूटोनियम का। अभी हम आपको सब दिखा देते हैं प्लूटोनियम का। पहले याद करने का तरीका देखिए। अब बुढ़ौती आ गया है, लगातार क्लास लेने के बाद अपनी क्या हाथ पर सब बंद हो जाता है। सुबह से क्लास ले रहा है। देखिए 9 पहले आता है या 6 पहले आता है? भैया पहले 6 आता है। तो डेटवा तो याद रहता है 6 अगस्त और 9 अगस्त। लड़का को यही भूल जाता है कि पहले नागासाकी पे मारा कि पहले हिरोशिमा में। तो बताओ भाई, ABCD में पहले H आएगा या N आएगा? ABCD में H फॉर हिरोशिमा आएगा, H आएगा। तो पहले हिरोशिमा पे गिरा था, उसके बाद N आएगा, तो बाद में नागासाकी में गिरा था। ये तो समझ में आ गया। उसके बाद कोई बच्चा जब पैदा होता है तो छोटे बच्चा ना रहता है, इसलिए उसका नाम था, पहले वाले का नाम था लिटिल बॉय। और जब वो बड़ा होता है तब ना उसका नाम रहता है फैट मैन। कि मैन थोड़ी होता है, पहले बच्चा होता है, फिर बड़ा होता है, आदमी बनता है, फिर मोटाता है। तो पहले वाले का नाम लिटिल बॉय और दूसरे वाले का नाम फैट मैन। पहले का नाम लिटिल बॉय, दूसरे का नाम फैट मैन था। पहला किसका बना था? यूरेनियम का। तो सबको यही पता रहता है कि परमाणु बम यूरेनियम का होता है। लेकिन दूसरा किसका बना था? प्लूटोनियम का। दूसरा प्लूटोनियम का। तो जापान एक ऐसा देश है जिसपे 2-2 परमाणु बम मारा गया, और 2011 में उसका खुद का परमाणु रिएक्टर ब्लास्ट कर गया।
जापान करमपोर है वहाँ। देखो भाई, दो तो परमाणु बम अमेरिका मार दिया, 2011 में उसका खुद का ब्लास्ट कर गया था। फुकुशिमा परमाणु संयंत्र 2011 याद होगा, वहाँ पर बहुत ज़्यादा तबाही आई थी। जापान ने कसम खा लिया था कि हम 2050 के बाद कोई भी न्यूक्लियर रिएक्टर से बिजली नहीं बनाएंगे। कहा कि सोचो बार बार हमारे यहाँ फट जाता है। सबसे ज़्यादा सुनामी कहाँ आ जाती है? सब जापान में आ जाती है। भूकंप वगैरह जापान में चले आते हैं सब यहाँ पर। जापान समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं है जापान में? आगे समझे ये। अब परमाणु बम दिखता कैसे है और जापान पे मारा क्यों था, इसके दो रीजन है। देखिए, परमाणु बम जो मारा गया था उसे मारा गया था B-52 नामक विमान से। किस विमान से मारा गया था? B-52 नामक विमान से मारा गया था। यह है आपका परमाणु बम। इस शेप में होता है आपका एटम बम। ये है। अब ये एटम बम काम कैसे करता है ये आपको अलग से बताना पड़ेगा केमिस्ट्री में, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय फ्यूजन। लेकिन मारा जिस जहाज से गया था उस जहाज का नाम था B-52। आज भी ये जहाज अवेलेबल है दुनिया में। B-52 जहाज है, ये आज भी बम गिराता है। वियतनाम में यही B-52 ने बम गिराया था। ये दो विमान बड़ी खतरनाक है। देखिए, ये है आपका परमाणु बम, दिख रहा है? और ये है वो जहाज जिसमें लाद के लाया गया था। जिस जहाज में लाया गया था उस जहाज का नाम था B-52, B-52। ये 8 इंजन का जहाज था। 2 इंजन यहाँ, 2 4, 2 6, 2 8, 2 इंजन, 8 इंजन का जहाज था। और ये था आपका एटम बम, परमाणु बम। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? यही परमाणु बम गिरा दिया गया था जापान के ऊपर। परमाणु बम से लोगों को लगता है कि बड़ी खतरनाक होगा। भैया एक बात बताते हैं आपको, पहली बात एकदम दिमाग में समझा, परमाणु बम खतरनाक नहीं होता है। परमाणु बम एक तरह का हाईली रेडिएटेड पोल्यूशन है। परमाणु बम बम नहीं है भाई, ये एक तरह का प्रदूषण है। समझे? कोरोना क्या है? बम है? नहीं, ये प्रदूषण है। हमसे आप में फैल रहा, आपसे उसमें फैल रहा, जान ले रहा है। ऐसे ही परमाणु बम होता है। परमाणु बम का रेडिएशन कोरोना से भी छोटे होते हैं सब, और इसका असर हजारों साल तक रहता है और ये हवाओं में फैल जाता है। जो इसको सूंघता है ना, उसका रेडिएशन हो जाता है 2 से 3 दिन के अंदर उसका फेफड़ा, किडनी, गुर्दा सब सड़ जाता है, मर जाता है आदमी। तो परमाणु बम मान के चलिए कि दिल्ली में अगर फट गया तो हरियाणा के लोग 3-4 दिन बाद मरना चालू हो जाएंगे परमाणु बम से। तो परमाणु बम दिमाग में, हम लोग छोटे थे तो हम लोग को लगता होगा इसे बम फटेगा, तबाही मचेगा, इससे आग निकलेगा। ये भाई जहां गिरता है वहां आग निकलता है, ये नो डाउट इसमें है। लेकिन बाकी लोग मरते हैं तो पोल्यूशन की वजह से। परमाणु बम जो है वो एक तरह का प्रदूषण है, दिमाग में बैठा लेना। एटम बम इज नथिंग मोर बट इट इज वेरी हार्मफुल रेडिएटिव पोल्यूशन। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? इसका असर बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो कोई भी प्रदूषण उसे कम करने का तो उपाय है। तो इसे कम करने के लिए बोरिक एसिड का छिड़काव किया जाता है। किसका छिड़काव किया जाता है? बोरिक एसिड। लेकिन याद रहना चाहिए, जो आदमी पहनने जाता है पूरी तरह से पीपीई किट होना चाहिए उसके पास। पीपीई किट, डॉक्टर वाला पीपीई किट नहीं, वो एटम बम वाला अलग ही होता है पीपीई किट। बोरिक एसिड, कौन सी एसिड? बोरिक एसिड। अगर बोरिक एसिड नहीं है ना तो प्याज जो होता है ना, परमाणु बम के रेडिएशन को सोख लेता है। तो अगर परमाणु बम कहीं मार दिया आपको, सपोज के लिए मान लीजिए सुनाया कि परमाणु बम चल गया यहाँ पे, तो क्या करना चाहिए? कमरे से नहीं निकलना चाहिए 1 हफ्ता तक। रजाई गद्दा जितना है उसको ओढ़ के चुपचाप 1 हफ्ता वैसे ही रहिए। पानी उनी नहीं है, निकलिए ससुरा। पानी उनी है तो कहीं इन्ने उन्ने से 1 बोतल रख लीजिए। 1 हफ्ता तक वहीं रहिए। प्याज व्याज है ना तो कूच काच के अगल बगल में रख लीजिए वहाँ पर, क्योंकि वो हवा में फैल चुका, आपको दिखेगा नहीं। आप सूंघेंगे तो नॉर्मल रहेंगे, 1 हफ्ता बाद पूरा गल जाएगा, गलने लगेगा फेफड़ा उपड़ा। यहाँ पर परमाणु बम से प्रदूषित एक आदमी का दिया तो नहीं, फेफड़ा इधर छेद हो गया था पिठिया में। यहाँ वो एक तरह का प्रदूषण है, समझ में आए? इसलिए लोगों की जान जाती है। अमेरिका ने मार दिया यहाँ पे। काहे मारा? तो सोच रहा जापानो खचरा था। जापान काहे खचरा था? तो देखिए, जापान ने जाके परमाणु बम मार दिया। सॉरी, जापान गया ना तो अमेरिका के ऊपर हमला गिरा कर दिया। आप कहेंगे कि सर अमेरिका यहाँ है, जापान यहाँ है, इससे ऐसे जाके काहे हमला किया और ये ऐसे जाके काहे हमला किया? तो भैया ऐसे हमला नहीं हुआ है। रियलिटी में ये दोनों देश बहुत करीब हैं। आप देखिए ध्यान से। कमेंट इतना करता है सब ना, समझे में नहीं आता। पढ़ने आया है कि कमेंट करने आया है? दिमाग कौन दिन खिसियाएगा तो कमेंट बंद कर देंगे। देख बबुआ, पृथ्वी जो है ना वो गोल है। पृथ्वी क्या है? गोल।
अभी देखिए यहाँ ध्यान से, ये जापान दिख रहा है, ये हमारा इंडिया दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है यहाँ? अरे यहाँ इंडिया दिख रहा है, ये चाइना है, और ये देखिए ये अमेरिका है, अमेरिका है। समझ में आएगी नहीं? तो पृथ्वी को आप गोल है, इसको दो जगह से काटे हैं, तो जहां से काटेंगे वो जगह दूर हो जाएगा। तो हम लोग जनरली प्रशांत महासागर से काट देते हैं, इसलिए अमेरिका एक और आ जाता है, जापान दूसरी हो जाए, इसलिए दोनों में दोनों लगते हैं दूर है, बस दोनों बहुत करीब है। इंडिया से जापान से अमेरिका जाना है तो ऐसे जाते हैं लोग, यहाँ पर बीच में इंडिया का कोई काम ही नहीं है। देखिए ना, जापान से अमेरिका जाना है तो ऐसे चल जाइए, अमेरिका से आना है तो ऐसे आ जाइए। बीच में एक आइलैंड था जिसका नाम था हवाई द्वीप। क्या नाम है? हवाई द्वीप। इसकी राजधानी है होनोलुलु। राजधानी क्या है? होनोलुलु। हवाई द्वीप था। हवाई द्वीप पर अमेरिका ने बहुत बड़ा नौसेना का अड्डा बनाया था। जापान ने देखा कि साला इस हवाई अड्डा से हम पर हमला करेगा, इसलिए जापान ने अचानक उठा और 3 घंटे के अंदर अंदर ये हवाई द्वीप का पूरा नौसेना का अड्डा उड़ा दिया। यहाँ बाल बच्चा, मुर्गा मुर्गी सबकी जान ले लिया। अमेरिका के 200 लड़ाकू जहाजों को वहीं मार के गिरा दिया। पानी वाले 80 जहाज मार के गिरा दिए। भारतीय नौसेना के पास 80 गो जहाज है। सोचिए उस समय 1945 में जब हम लोग गुलाम थे ना, 1942 में, तो ये मार के गिरा दिया वहाँ पर। हम लोग के पास आज भी 80 गो जहाज है, लड़ाकू जहाज है, पानी वाली। समझ में आया कि नहीं? 200 जहाज उड़ने वाली मार के गिरा दिया। 2-3 हज़ार के आसपास आदमी मार के गिरा दिया। अमेरिका पूछा, रे साला चोट्टा हमको काहे मारा रे? तो जापान कहा कि देख भाई, तुमको मारना मजबूरी था। तो अमेरिका कहा कि क्या मजबूरी था? कहा कि तुम इतना तेजी से डेवलप कर रहा था कि हम तुमको डेवलप करते तो हम तुम्हारे बराबरी थे। तुमसे आगे निकलने का एक रास्ता हम निकाले कि हम खुद थोड़ी रफ्तार से चलेंगे और तुमको खींच देंगे पीछे, तो हम लोग बहुत आगे निकलेंगे। तो हम आगे निकल गए। तो अमेरिका कहा कि तुमको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जापान ने कहा कि इससे तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी, सोच समझ के हमला किए हैं, कीमत चुकानी पड़ेगी। तब तक अमेरिका के वैज्ञानिकों ने बना लिया परमाणु बम। दुनिया में किसी को परमाणु बम का पता नहीं था। जापान ने कहा क्या कर लोगे? सोच रहा बम में तो चलाओगे, तोपे गोला चलाओगे। ये सोच रहा परमाणु बम चला, खोज कर लिया। और परमाणु बम जब खोजा तो ये तो पहले से बिखियाइल था। बिखियाने का मतलब समझते हैं? सडनली हाई लेवल ऑफ एंग्रीनेस इज नोन एज बिखिया जाना। देहात के भाषा में बोलते हैं बिखिया गया, मतलब समझिए अचानक उसको बिख आ गया। बिखिया के अमेरिका गया ना, धाए धाए मारा परमाणु बम दू गो। कहा कि अमेरिका तुम सरेंडर, जापान तुम सरेंडर कर, ना तो तीसरका टोक्यो में मारेंगे। तो जापान ने सरेंडर कर दिया, कहा कि हम ना लड़बो। जापान ने उसी समय कहा कि भाई साहब युद्ध से कोनो फायदा नहीं होता है। तो जापान ने कहा कि हम अपनी सेना ही नहीं रखेंगे, अगर कोई देश हमारी सुरक्षा की गारंटी ले। तो अमेरिका कहा ठीक है ठीक है ठीक है, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, जब तक दुनिया है हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, तुम सेना मत रखना। जानते हैं अमेरिका क्यों कहा? क्योंकि इसकी रक्षा करने के लिए यहाँ अमेरिका की सेना रखनी पड़ेगी। और उस समय चल रहा था शीत युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध, कोल्ड वार। कोल्ड वार में ये अमेरिका चाहता था रूस को दबा दे। अब उसको देखा कि रूस यहाँ है, चाइना यहाँ है, हमारी नौसेना यहाँ रहेगी, क्या टेंशन है, यहाँ से हम रूस को भी देख लेंगे, यहाँ से चाइना को देख लेंगे, यहाँ से एशिया को देख लेंगे। आज भी जापान की रक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? जापान की रक्षा की जिम्मेदारी अमेरिका की है। जापान के पास अपनी फौज नहीं है। समझ में आया? इसलिए जापान सेना पे उतना पैसा खर्च नहीं करता। किसी को दिक्कत नहीं? सर एटलस में हिरोशिमा पर हिरोशिमा है। अरे भाई होन्सू पर हिरोशिमा, हाँ वहीं पे है भाई, होन्सू के नीचे है हिरोशिमा। थोड़ा देख लीजिएगा उसको। देखिए आप जापान के रहने वाले नहीं है ना, इसलिए आपसे ये नहीं पूछेगा। अब आप बताइए कोई अमेरिका के लड़का से ये पूछेगा कि पटना बिहार में है कि मध्य प्रदेश में? अमेरिका के लड़का को पटना क्या मतलब बनता है, समझे? तो बाहर के लोग के लिए उतना नहीं है। आगे समझिए, जापान जो था, जब अमेरिका ने इस पर परमाणु बम मारा तो जापान का एक द्वीप था जिसका नाम था क्यूरियल द्वीप समूह। क्यूरियल द्वीप समूह, क्यूरियल द्वीप समूह को रूस ने कब्जा कर लिया। किसने कब्जा कर लिया? रूस ने कब्जा कर लिया था क्यूरियल द्वीप समूह को। तो कहेगा कि जापान के ऊपर में स्थित द्वीप समूह किसने कब्जा कर लिया है? जापान का। क्यूरियल का किसने कब्जा कर लिया? रूस ने कब्जा कर लिया है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन ये पहले ही कब्जा कर लिया था। हालांकि ये क्यूरियल द्वीप समूह जो है ना, वो जापान का था भी नहीं, ये रूस का ही था। 1905 में, देखिए साल इसको देखिए, 1905 में इस जापान ने इस रूस को हरा दिया। गजब है ये, सोच रहा है इतना खचरा। ये जापान ने इस रूस को हरा दिया 1905 में, और फिर 1906 में भी हरा दिया।
अरे बाप रे, इतना खतरनाक था ये जापान, इसका कोई टेक्नोलॉजी का तुलना नहीं कर सकते, बहुत डेवलप। परमाणु बम नहीं रहता ना तो अमेरिका की जगह पे आज पूरी दुनिया में दो लोग होते, एक हिटलर का जर्मनी और हिरोहितो का जापान। ये दो इतने आगे जा रहे थे जिसका कोई हद नहीं। लेकिन याद रखिएगा, अत्यधिक अहंकार रावण को नहीं छोड़ा, तो फिर तू लोग कौन डेगची का मसाला है। रावण शनि भगवान को कांख में रख लिया था, सूरज भगवान आए थे छुड़ाने के लिए, तो कहा कि तेरे बकलो शनि के दबलो यहाँ भाग यहाँ से, समझ आया कि नहीं आ गया। इतना खतरनाक था रावण वहाँ। तो ये अहंकार नहीं करना चाहिए यहाँ पर। जापान ये रूस ने रूस को हरा दिया था, लेकिन जब परमाणु बम पटका गया तो रूस देखा कि अब फायदा है, इसलिए इसका कौन सा द्वीप ले लिया, क्यूरियल द्वीप समूह को ले लिया। कौन से द्वीप को ले लिया, क्यूरियल द्वीप समूह को। तो क्वेश्चन पूछेगा, रूस और जापान के बीच में कौन सा द्वीप विवादित है, क्यूरियल। आप देखिए जापान का सबसे ऊपरी आइलैंड का नाम होगा क्यूरियल, अपने नक्शा में देखिए क्यूरियल आइलैंड। देखिए बाबू, एक लड़का कह रहा है सर आप ताइवान वाला वीडियो बनाए थे, मोदी जी बात मान लिए। आधार कार्ड वाला एक बार यूट्यूब पे वीडियो बनाए थे कि हमारे यहाँ आधार कार्ड 1 महीना लग जाते हैं, मोदी जी मान लिए कि 100 रुपया दीजिए आधार कार्ड तुरंत सुधार कर लीजिए। हम बोले थे भारत को एवॉक्स विमान की जरूरत है, मोदी जी तुरंत फाल्कन खरीद लिए। आप कह रहा है सर एक कोको द्वीप पे ही बना दीजिए। अभी उस पर गवर्नमेंट एक्शन नहीं लेगी, क्योंकि हम भी बात किए वहाँ थिंक टैंक पर, वहाँ पर, तो अभी उतना एक्शन नहीं लेगा। हालांकि हम वीडियो बना देंगे, आप बोलिएगा हम कोको द्वीप वाला बना देंगे। डन डन, आज ही बना देंगे, ठीक है। और कोई दिक्कत यहाँ तो समझ में आ गया। एक बाबू साहब का क्या कहना है, श्री रंजन जी, श्रीजन है, श्रीरंजन नहीं श्रीजन, बुढ़ा गए हैं ससुरा, आँखियों काम ना कर रहा है श्रीजन। श्रीजन जी का क्या कहना है, श्रीजन जी का भी अच्छा बात कहना है। श्रीजन जी ये बात कह रहे हैं कि सर साउथ एशिया में सार्क हो गया, साउथ ईस्ट एशिया में आसियान हो गया, तो ईस्ट एशिया में कौन हुआ, ईस्ट एशिया में, तो ईस्ट एशिया में हुआ एशियन टाइगर, ईस्ट एशिया में हुआ एशियन टाइगर। देखिए एशियन टाइगर क्या, ये इधर का कोई ग्रुप है नहीं, क्योंकि उधर कोनो देश नहीं है, सब चाइना है इधर, इसमें एशियन टाइगर। आगे समझाएंगे एशियन टाइगर क्या होता है। एशियन टाइगर में 4, जापान समझ में आ गया। जापान के ऊपर वाला होकाइडो से ऊपर क्यूरियल द्वीप समूह जो किससे विवादित है, रूस से। देखिए ये रूस से विवादित है, ये होकाइडो है, होन्सो और होकाइडो को जोड़ने वाली जल संधि, सुगारू जल संधि, बुलेट ट्रेन जाता है। कौन सा ट्रेन जाता है, बुलेट ट्रेन जाता है। अब देखिए एशिया में कुछ ऐसे कंट्री हैं जो ससुरे बड़ी तेजी से डेवलप करते हैं, सब भयानक डेवलप करते हैं सब, जिसमें आता है एक तो साउथ कोरिया। और ये भाई साहब साउथ कोरिया बड़ी तेजी से डेवलप मारता है यहाँ पर, साउथ कोरिया। ताइवान ये भी बड़ी तेजी से भागता है, हांगकांग ये भी बड़ी तेजी से भागता है। हांगकांग अब ना चाइना का हिस्सा बना है, 1997 से पहले तो ये स्वतंत्र था ना, तो अभी भी हांगकांग को काउंट किया जाता है। सिंगापुर, ये 4 ठो इतना तेजी से डेवलप करता है सब कि इन चारों को क्या कहा जाता है, एशिया का टाइगर, एशियन टाइगर। क्यों, टाइगर बड़ी तेज दौड़ता है, क्या करता है, दौड़ता है। आपको पता है हर मामले में शेर से अच्छा टाइगर होता है, इसलिए भारत का राष्ट्रीय पशु शेर नहीं है, टाइगर है। हर मामले में टाइगर अच्छा। टाइगर में बस एक खराबी है, अगर वो किसी शिकार को दौड़ा रहा है, सपोज किसी हिरन को दौड़ा रहा है खाने के लिए, और हिरन थोड़ा दूर भाग गया है, और वो देख रहा है नहीं कि हिरन के बगल में यहाँ पर कोई घोड़ा है या फिर कोई गाय है या कोई बकरी है, तो देखेगा हिरन तो दूर चला गया, छोड़ो हम इस बकरी का शिकार करके खा जाते हैं। यही टाइगर में खराबी होता है, वो शॉर्टकट देखता है। लेकिन शेर ऐसा नहीं, साला हिरन को दौड़ाए हैं तो हिरने को खाएंगे, चाहे बीच में कुछ आ जाए, हम नहीं आए ओकरे खाएंगे। इसीलिए उसको जंगल का राजा कहा जाता है, बहुत जिद होता है उसमें। तो एशियन टाइगर किसे कहा जाता है, 4 देश हैं, याद कैसे रखेंगे ऊपर से, कौन कौन, दक्षिणी कोरिया, ताइवान, हांगकांग, सिंगापुर। दक्षिणी कोरिया, ताइवान, हांगकांग, सिंगापुर। आंख बंद करिए, बोलिए दक्षिणी कोरिया, दक्षिणी कोरिया के नीचे ताइवान आएगा, दक्षिणी कोरिया, ताइवान, दक्षिणी कोरिया, ताइवान, हांगकांग। हांगकांग को कहता है चीन मेरा है, दक्षिणी कोरिया को, ताइवान को कहता है मेरा है, कुछ दिन बाद दक्षिणी कोरिया को भी कहेगा मेरा है। हमारा जानते हैं क्या मन करता है, कभी कभी मेरा मन करता है ना, हम कहेंगे तो हंसेंगे,
कि चाइना को छुट्टा छोड़ दे और कहीं तुमको जिसको जिसको कब्जा करना है पूरा कब्जा कर लो। तुम कहो कि मंगोलिया मेरा है ले लो, उत्तरी कोरिया मेरा है ले लो, ताइवान तुम्हारा है ले लो, सब ले लो। और ऐसा रहता ना कि भारत का कमान 1 साल के लिए मेरे पास आ जाता, हम कहते सोचो चाइना मेरा है, लो तू ससुरा बटोर धीरे धीरे तनी तनी एक के बार होलसेल ले लो। बड़ी दिमाग खराब होता है, सब एक बापे का है। एक जानते हैं चाइना को बिहारी लात खोज रहा है। बिहार में लात मारा जाता है तो कहा जाता है बात कम लात ज्यादा, मार कचर के एकदम चट्टा कहीं का सब एक रे। देखिए 4 देश कौन 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 कौन, चारों का नाम बोलिए, चारों का नाम बोलिए, चारों का नाम। दक्षिणी कोरिया, उत्तरी कोरिया कौन बोल रहा है तो पगला है। दक्षिणी कोरिया, ताइवान, कौन कौन, दक्षिणी कोरिया, ताइवान, हांगकांग, सिंगापुर। दक्षिणी कोरिया, ताइवान, हांगकांग, सिंगापुर। सर परमाणु बम का रेंज कितना होता है? चारों का नाम बता दीजिए। दक्षिणी कोरिया, ताइवान, हांगकांग, सिंगापुर। वेरी गुड, हो गया। ये कर रहे हैं भाई साहब सर परमाणु बम का रेंज कितना है? तो देखो भैया ये डिपेंड करता है कि उसकी साइज और वेट कितना है। ये रेंज पे डिपेंड नहीं करता, ये प्रदूषण है। अब जैसे मान लीजिए कि हम सपोज यहाँ पर कहाँ पे बताएं आपको, इंडिया का नक्शा खोल देते हैं। देखिए, अरे भाई इंडिया का खोलेंगे तो फिर अपने देश में परमाणु बम मारेगा आदमी। चाइनवे का खोलते हैं, ले एगरे में मारेंगे परमाणु बम। देखिए चीन का ये शहर है वुहान, जहां से निकला था कोरोना। चीन का शहर वुहान, जहां से क्या निकला? कोरोना। साले सब चमगादड़ खाते, इसे खाने का चीज है चमगादड़, सांप, बिच्छू, मगरमच्छ, साले कुछ खा जाते हैं। कोरोना बस साइज में थोड़ा सा बड़ा रहता तो उसको भी खा जाते हैं सब। वुहान से मान लीजिए कि वुहान में आदमी मार दिया परमाणु बम, और परमाणु बम जो मारा तो चाइना में उड़ गया आंधी, और आंधी जब उठा ना तो वो हवा लेके चला गया यहाँ पर इस साइड में संघाई में। तो वुहान में ज्यादा लोग नहीं मरेंगे संघाई में ज्यादा लोग मर जाएंगे, क्योंकि जो हवा मारा है वो कहाँ लेके चला गया है? संघाई की ओर। तो भाई साहब ये परमाणु बम कितना खतरनाक होगा, किस एरिया में ले जाएगा, ये एक तरह का प्रदूषण चीज है। समझ में आ रहा है आप लोग को? किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, जापान तक। हाँ, नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है आप लोग का, सब बैच में बता दिए, आप लोग को भी बता दे। 4 सब्जेक्ट एक ही साथ आप लोग को बल्क में दिया जाएगा। एक होगा आपका एस्ट्रोनॉमी, टोपोग्राफी, जियोलॉजी, जूलॉजी नहीं है, जियोलॉजी है, और जियोग्राफी। ये चारों मिला के पढ़ेंगे। आपका किसी भी पीसीएस के एग्जाम में 15 क्वेश्चन पूछेगा, एसएससी रेलवे सब में पूछता है ये। पीसीएस के एग्जाम में 15 क्वेश्चन पूछेगा, और नक्शा पढ़ लीजिएगा तो उससे भी 12-15 क्वेश्चन पूछेगा। यानी अगर आप नक्शा और एटलस पढ़ लेते हैं तो 25 से 27 क्वेश्चन किसी भी पीसीएस के एग्जाम में आप ठोक के आएंगे, ये गारंटी कहते हैं हम। आपको विश्वास नहीं हो ना तो आप अपने मोहल्ले में मिलिए और कहिए ना कि चाइना से सवाल पूछो हमसे। जितना नक्शा पढ़ लिए पूछिए आपसे, जितने लड़के आपके मोहल्ले में आप उनको आप पढ़ाइए फ्री में। इससे क्या होगा? आपका रिवाइज होगा। हम बता रहे हैं ना कि आप पढ़ के एक दिन भूल जाइएगा, लेकिन हम नहीं भूलेंगे। रीजन हमको दिन रात वही काम है यहाँ पे। तो आप भी अपने गांव में 3-4 लड़कों को ग्रुप बनाइए और उसको कहिए कि ऐसे पढ़ो यहाँ पर। समझ में आ गया? नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। तो ये 15 क्वेश्चन आते हैं। इसका बैच स्टार्ट होगा आपका अगले मंडे को। इसकी टाइमिंग रहेगी 12 बजे। आप ही लोग को ध्यान में रख के किया गया है 12 बजे। 12 से 1 आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे और 1 से 2 आप नक्शा पढ़ लेंगे। आपके लिए कन्फर्म 30 नंबर लेके चले जाइए आपका। इसका फी रखा गया है, अब देखिए चारों सब्जेक्ट इंक्लूड है। इसका फी रखा गया आपका 200 रुपये। ठीक है, 200 रुपये। इसका एडमिशन ओपन कब होगा? कल से ओपन होगा। ओपन कब से होगा? कल से। एडमिशन ओपन नहीं, एडमिशन, नामांकन, एडमिशन कल से होगा। ठीक है, 4 दिन तक इसका फीस कितना रहेगा? 200 ही रहेगा।
4 दिन तक इसका फीस 200 रहेगा, इसलिए आप इत्मीनान से एडमिशन लेंगे, कोई हड़बड़ी की जल्दी नहीं। कल भी ले सकते हैं, परसों भी ले सकते हैं, नर्स यानी फ्राइडे तक आप अगर एडमिशन लेंगे तो 400 रुपये ही रहेगा। फ्राइडे के दिन हम इसकी घोषणा यूट्यूब पर कर देंगे, फिर फीस इसका बढ़ सकता है। अब देखिए ध्यान से, इसके जो क्लासेज स्टार्ट होंगे वो मंडे से होंगे। अभी से आप परचेज करके अब चिल्लाने मत लगिएगा कि मेरा ज्योग्राफी का क्लास नहीं खुल रहा है, क्योंकि जब तक एडमिशन चालू रहेगा क्लास नहीं लेंगे, क्योंकि एक बार भुक्तभोगी रह चुके हैं। इधर लाइव पढ़ा रहे हैं, उधर 10,000 लड़कों ने एडमिशन ले लिया, अचानक सर्वर पे जुड़ेंगे, सर्वर बैठ जाता है। इसलिए पहला 1 हफ्ता आपका एडमिशन होगा, जब एडमिशन क्लोज हो जाएगा तो हम आपको क्लासेज स्टार्ट कर देंगे। परचेज कब से होगा? कल से होगा। आज जाके कुचर कुचर मत करना लोग, कल से परचेज होगा। दूसरा, क्लासेज कब से स्टार्ट होंगे? मंडे से। परचेज करके शांति से बैठ जाइएगा, मंडे से खुलेगा, उससे पहले खुलेगा ही नहीं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मंडे से खुलेगा। उसके बाद देखिए ज्योग्राफी का क्लास है, मंडे से खुलने वाला है। अब बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग को अपने भैया भाभी लोग को इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि जल्दी जल्दी पढ़ ले भैया, क्योंकि सर एडमिशन भर जाता है तो फिर लेने में दिक्कत हो जाता है। अरे 199 और 200 में क्या अंतर है रे बउआ? हो गया बहू, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं इस सबको। इसका एडमिशन कल से ले लेंगे, अपने भैया भाभी लोग को आप लोग इन्फॉर्म कर दीजिएगा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कल इसके आगे समझा देंगे आप लोग को। समझ आया? चलिए, फ़ी इतना ही है बाबू। देखिए ज़्यादा फ़ी कम करेंगे आलतू फालतू लड़के आ जाते हैं। हम भुगत चुके हैं 11 रुपया फीस देख के, 51 रुपया फीस देख के, एकदम आलतू फालतू आ गया, ऐसा दिमाग ख़राब कर देता है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। और वैसे भी बहुत कम फ़ी है भाई, 4 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं आपको। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।